आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये सब्जेक्ट बीसीए फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ा जा रहा है और इसके अलावा बीएससी फर्स्ट मेडिकल लाइफ साइंस माइनर के अंदर और बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल फिजिकल साइंस जिसको कहते हैं उसके मेजर एंड माइनर दोनों में ही ये सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है। बीकॉम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको रिकमेंडेड है पेपर में जाने से पहले ज़रूर से ये लेक्चर देख कर के जाएँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ जो सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर तो हेल्पफुल रहेंगे ही, इसके साथ-साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर भी ये सॉल्यूशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप पेपर में जाते हैं इस लेक्चर को देख कर के, तो ज़रूर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके आएँगे। लेट्स सी क्वेश्चंस। कंपल्सरी क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। शॉर्ट नोट्स वाला ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज इनका सॉल्यूशंस हम जो है इस लेक्चर में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, इस तरीके से आ सकता है। एंड देन डिफाइन नेटवर्क टाइप्स। तो नेटवर्क क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब आप इंटरकनेक्ट कर देते हैं, क्यों? ताकि शेयर कर पाओ आप उनके रिसोर्सेज। ठीक है, इनको कनेक्ट कर दिया किससे? विद द हेल्प ऑफ एनी कम्युनिकेशन मीडियम, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से इनको कनेक्ट किया। ठीक है, क्यों? ताकि ये एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाए। रिसोर्सेज मीन्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस तरीके से जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो कहते हैं उसको कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क की जो टाइप्स होती हैं वो 4 टाइप्स: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इन चारों नेटवर्क को भी एक बार हम शॉर्ट नोट्स में ले लेते हैं, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चन में ये टाइप्स पूछे जाएँ तो वहाँ भी आप इसको कर पाएँ। तो एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जिस तरीके से इनको लिखा जा रहा है उसी तरीके से ये जो है अपना कवर अप करते हैं डिस्टेंस का। ये छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो कवर करता है बहुत ही स्मॉल एरिया, लाइक ए रूम, एक स्मॉल रूम। ठीक है, छोटे से रूम को कनेक्ट कर पाता है ये। ठीक है, इसकी जो रेंज रहती है वो 10 मीटर्स के अंडर में रहती है। इसका एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। यानी ब्लूटूथ के थ्रू जब आप छोटे से डिस्टेंस पे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये स्मॉलर होता है, ये भी छोटा ही होता है और प्राइवेटली ओन्ड होता है, यानी प्राइवेट संस्था इसको संभाल रही होती है। ठीक है, और ये जो कवर करता है ये भी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को ही कवर करता है और इसका मैक्सिमम स्पैन जो है 10 किलोमीटर तक होता है। इसका सिर्फ 10 मीटर तक, इसका 10 किलोमीटर तक। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, हम अकॉर्डिंगली आपके जो पेपर आने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको स्मॉल में शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और इसका एग्जांपल है केबल। ठीक है, तो वायरलेस भी हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर और ये जो कवर करता है लेस देन 50 किलोमीटर तक के रेंज को कवर कर लेता है, इसके विद इन सिस्टम्स को कनेक्ट कर लेता है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक इन ए कैंपस और इन ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया या फिर एक एंटायर सिटी, पूरी सिटी को भी, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको कह रहे हैं। तो लाइक जैसे हमने पूरी दिल्ली को कनेक्ट कर दिया, दिल्ली के सिस्टम्स को, यानी पूरी सिटी को भी ये कवर अप कर लेता है। ठीक है, और टेलीफोन नेटवर्क इसका एग्जांपल है, टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर और ये कवर करता है पूरा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि पूरी कंट्री हो सकती है। वर्ल्ड वाइड इसका नाम से ही पता चल रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वर्ल्ड वाइड ये कनेक्ट कर सकता है, जो कि एक कंट्री हो सकती है, कॉन्टिनेंट हो सकता है, पूरी कॉन्टिनेंट के सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करवा देना,
या इवन द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड हो सकता है। ठीक है, इसके में नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं होती वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट कर पाता है। और इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है कैसे, थ्रू द सैटेलाइट, सैटेलाइट के थ्रू या फिर थ्रू टेलीफोन नेटवर्क, इसका डेटा जो है आप कनेक्ट कर पाते हैं। दीज आर द कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल ले अगर इसका, तो रेलवे, रेलवे कनेक्ट करना, रेलवे, एयरलाइंस या फिर बैंकिंग कंपनीज, पूरे पूरे इंडिया की बैंकिंग कंपनीज को इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। सपोज हम यूजर हैं, ठीक है, हम यूजर हैं, तो यूजर को कंप्यूटर से कुछ भी काम लेना है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरकनेक्शन का काम करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, मतलब यूजर को जो भी काम कंप्यूटर से लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करवाएगा। ठीक है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ओवर ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सारे सारे पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम को होल्ड करने का काम होता है इसका, क्योंकि इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, डिस्कस इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस को डिस्कस करिए। तो हम शॉर्ट में इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। तो इसके फंक्शंस होते हैं लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्या क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजर, ये इसका एक मेमोरी मैनेजर होता है जिसकी हेल्प से मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी के ऊपर ध्यान रखता है कि कहाँ मेमोरी फ्री है, कहाँ मेमोरी फ्री नहीं है, और जो मेमोरी फ्री है उसे अलोकेट कर देता है उस जॉब को जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसी तरीके से ये प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, उसको देखता रहता है प्रोसेसर को कि प्रोसेसर कहाँ फ्री है कहाँ नहीं है, किसको प्रोसेसर असाइन करना है किसको नहीं करना। इसी तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा फ्री है कौन सा फ्री नहीं है, कौन सा डिवाइस किसको दिया जाए, ये सारा काम होता है डिवाइस मैनेजर का, जो कि काम करता है डिवाइस मैनेजमेंट का। इसी तरीके से फाइल मैनेजमेंट, फाइल के ऊपर ध्यान रखना कौन सी फाइल किसको देनी है, कब तक देनी है, वापस कब लेनी है। इसके अलावा सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी, पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, पूरे के पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल में रखना। जॉब अकाउंटिंग, जॉब को चेक करते रहना कि किस जॉब को की टर्न आएगी और कब तक वो जॉब जो है उसको वो कोई भी चीज असाइन करनी है। ठीक है, इसके अलावा एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर अगर आती है तो उन एरर को खत्म करने के लिए एरर डिटेक्टिंग एड्स जो है प्रोवाइड करना कि कैसे कैसे वो एरर वहां से रिमूव हो सकती है। ये सारे काम रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टू अदर्स। हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस तरीके से चलता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं सीक्वेंस में चलती हैं। लेकिन अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज करना हो, इस सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को चेंज करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज कर देते हैं सीक्वेंस के बजाय दूसरे पैटर्न पे। ठीक है, और ये तीन टाइप के होते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल, रिपीटेटिव। कंडीशन होता है किसी भी कंडीशन के बेस पे जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज कर देना, और कंडीशन इसमें आते हैं इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन कंडीशंस के बेस पे जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज कर देना। अनकंडीशनल होता है बिना कोई कंडीशन के ही जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज कर देना, इसके अंदर आता है गो टू स्टेटमेंट। और रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं लूप्स, इसके अंदर आते हैं लूप्स, यानी रिपीट करना, किसी पार्ट ऑफ सेगमेंट को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, कब तक, जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन दी हुई है।
ठीक है, या स्पेसिफाइड टाइम्स दिया हुआ है तब तक इसको रिपीट करते रहना। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ लैडर। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो हमने पीछे पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वही है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग में यूज होती है टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इसके अंदर होता है कि इफ में अगर आप कोई कंडीशन देते हैं, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एल्स नहीं तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जो भी आप यहाँ स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इफ एल्स कंडीशन में आप क्या बनाकर क्या होगे। तो इसका जो फ्लो स्ट्रक्चर है या इसका फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है, डिसीजन बॉक्स में हमने देखना है कि दिखाना है कि अगर तो कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, अगर वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, वो कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। एक कंडीशन चेक की आपने, अगर वो ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, दिस वन इज स्टेटमेंट 1। ठीक है, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल कंडीशन चेक करना और उसके बेस पे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना, दैट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ये कर्सर आपका जाएगा। पहले कंडीशन जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ऑन द बेस ऑफ इफ एल्स, ऑन द बेस ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है। ठीक है, एक बार इसका प्रोग्राम ले लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो प्रोग्राम जो कि हमें पता है हैश इंक्लूड stdio.h से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते ही हम मेन फंक्शन लेते हैं और इंट डेटा टाइप अगर हमने लिया तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा एट लास्ट वो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मार्क्स टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर इंट डाटा टाइप रख दिया, यानी ये मार्क्स जो भी वैल्यू होल्ड करेगा वो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, अब हमने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराया प्रिंट एफ के थ्रू, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, उस मार्क्स को हमने रीड किया स्कैन एफ के थ्रू। अगर तो वो मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो प्रिंट आगे हो गया यू पास्ड द एग्जाम, वो बच्चा पास है, अदरवाइज वो बच्चा फेल्स है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती, मतलब अगर ये कंडीशन मैच करती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एट लास्ट हमने रिटर्न 0 करा दिया क्योंकि इंट लिखा हुआ था हमने। ठीक है, तो हम बच्चे के मार्क्स एंटर कराएंगे। सपोज हमने मार्क्स एंटर कराए 50, तो उसका क्या प्रिंट आएगा? प्रिंट आएगा कि यू पास्ड द एग्जाम, क्योंकि वो 40 से ग्रेटर देन है। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ये हो गई हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं एल्स इफ लैडर पे। एल्स इफ लैडर इज ए सीरीज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। एल्स इफ लैडर में बहुत सारी जब कंडीशन हमने चेक करनी है तो ईच कंडीशन हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन। तो ईच कंडीशन, हर एक कंडीशन का अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन होता है। कैसे होती है ये? देख लेते एक बार। लाइक दिस, अगर कंडीशन 1 यहाँ पे हमने दी कंडीशन 1, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसमें। कंडीशन 2, अगर कंडीशन 1 जो है फॉल्स होती है, सपोज ये ट्रू होती है, सपोज ये कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी और ये वाली ट्रू होगी कंडीशन 2, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन पर कंडीशन चेक होती रहती है। अगर ये भी फॉल्स होती है तो तीसरी कंडीशन चेक करेंगे हम, और इस तरीके से वन बाय वन करके जितनी भी कंडीशन सारी चेक करने के बाद हम आ जाएंगे कंडीशन एन पे, लास्ट कंडीशन पे। ठीक है, और ये भी अगर फॉल्स होती है, ये ट्रू होगी अगर, तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स होगी तो जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, एट लास्ट सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, सारी कंडीशन फॉल्स होने के डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट 1, 2 या 3 इनमें से एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और फिर आ जाएगा ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे या फिर एग्जिट पे। तो इस तरीके से एलसीफ लैडर काम करता है। एलसीफ लैडर का प्रोग्राम देख लेते हैं। stdio.h से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन लिया, ठीक है, मार्क्स जिसमें हमने डाल दिए 75। अब हमने कंडीशन चलाई इफ एल्स इफ लैडर की, अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर देन है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा। अगर मार्क्स एल्स इफ लैडर, यहाँ एल्स इफ यूज किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स होती है, तो फिर से इसने चेक किया अगेन दूसरी कंडीशन कि अगर उसके मार्क्स 80 से ग्रेटर देन है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा। लेकिन ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम तीसरी कंडीशन को चेक करेंगे, क्या उसके मार्क्स 70 से ग्रेटर देन है, अगर है तो ग्रेड सी प्रिंट होगा, नहीं तो फिर से अगेन एक और कंडीशन चेक करते हैं फॉल्स होने पर उस कंडीशन को, क्या कि अगर उसके मार्क्स 60 से ग्रेटर देन है तो ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो भी फॉल्स हो जाता है, यानी सारी की सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है एल्स इफ, तो एट लास्ट ये एल्स पे जाएगा। ठीक है, और सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो एट लास्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, दैट इज ग्रेड एफ। ठीक है, और इन सारी जो ओपनिंग ब्रेस को हमने स्टार्ट किया था उनको सबको क्लोज करेंगे। रिटर्न 0 जो कि इंट के लिए है, इंटीजर रिटर्न कर दिया एट लास्ट इसने, और यहाँ इसको क्लोज करेंगे, दैट इज एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, शॉर्ट में भी या फिर लॉन्ग में भी। स्विच स्टेटमेंट अगर है तो ये क्या कहता है, टेस्ट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केस वैल्यूज एंड व्हेन ए मैच इज फाउंड ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द केस इज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया होता है, एक एक्सप्रेशन को हम मैच करते हैं, ये चेक करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, और किसके साथ चेक करेंगे, केस के साथ। ठीक है, केस के अंदर वैल्यू होगी पहली वैल्यू, तो अगर ये कंडीशन इसके साथ मैच कर जाती है तो इससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, नहीं तो ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, इसको इसको स्विच से बाहर निकालेगा, इस केस से बाहर आएगा हमारा कंट्रोल, और अगेन दूसरे केस को चेक करेगा, केस वैल्यू 2। तो ब्रेक तो क्या करता है, स्विच से ही बाहर निकाल देता है, इन सारे केसेस से बाहर निकालेगा और हमारा स्विच से बाहर निकल जाएगा हमारा स्टेटमेंट, हमारा कंट्रोल। ठीक है, अब केस वैल्यू 2, अगर ये वाली केस से मैच नहीं करता तो केस वैल्यू 2, यानी इस कंडीशन को इस वैल्यू सेकंड केस से चेक मैच किया जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ब्रेक के से हमारा स्विच से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से सारे केसेस चेक होंगे। एट लास्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, यानी कोई भी केस मैच नहीं करता, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, और ये एट लास्ट आप ब्रेक ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहें तो ना भी लगाएं। ठीक है, इस तरीके से ये स्विच स्टेटमेंट होता है जिसमें इस एक्सप्रेशन को इन केसेज के साथ मैच किया जाता है, जिस भी केस के साथ मैच हो जाता है उससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, और ब्रेक से का मतलब है ये स्विच से बाहर निकलता है। ठीक है,
मैच करने के बाद, उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करने के बाद ये स्विच से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट पे। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ये किसी भी स्टेटमेंट के एंड में आप लगाएंगे और जहां भी लगाएंगे इससे क्या होगा, उस केस का एंड शो होता है। ठीक है, और उसके अलावा एग्जिट करता है ये स्विच स्टेटमेंट से। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया था, इस केस का एंड शो कर रहा है ये ब्रेक स्टेटमेंट, और जैसे जहां भी ब्रेक आएगा ये स्विच से बाहर निकलेगा। ठीक है, इट कॉजेज एन एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और ये उस पर्टिकुलर केस का एंड शो करता है। इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच, स्विच के बाहर जो है ये कंट्रोल को ले जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। जो कि इसका एग्जाम्पल अगर हम दिखाना चाहें तो ये हमारा एग्जाम्पल, यहाँ ब्रेक वही सेम एग्जाम्पल है जो हम दिखाएंगे इसमें। ठीक है, फिर आते हैं हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट पे, और पहले देख लेते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल को अनकंडीशनली ट्रांसफर करती है टू द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड बाय द लेबल। तो जो भी आप लेबल पे स्पेसिफाई करते हैं वहां पे ये इसको गो टू करेगा। ठीक है, यानी आपका कंट्रोल को ये जो है शिफ्ट करेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गो टू लेबल। जैसे गो टू स्टार्ट आपने ऐसे लिख दिया, तो जहां भी ये लिखा होगा, और सपोज स्टार्ट में आपने यहाँ कुछ दे रखा है, कोई स्टेटमेंट्स दे रखी है। ठीक है, तो जैसे इसके बीच कोई स्टेटमेंट है, जैसे ही हमारा कर्सर अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे स्टार्ट मिलता है, ये सारे स्टेटमेंट को स्किप करेगा और डायरेक्टली जो है जंप करेगा यहाँ से इसके ऊपर। ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट मिलते ही ये जो है जंप करेगा इस स्टेटमेंट के ऊपर, इन सारी स्टेटमेंट को ये स्किप कर देगा। तो इस तरीके से इसको दिया जाता है लाइक दिस, गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। ये क्या करती है, लूप्स को स्किप करती है करंट इटरेशन पे। यानी जैसे जब हमारा इटरेशन चल रहा होता है, जैसे फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, जैसे टोटल हमने 5 इटरेशन लेने हैं, यानी 5 बार हमने किसी लूप को चलाना है। तो जिस भी करंट इटरेशन पे हमारा कंटिन्यू लिखा हुआ है, सपोज थर्ड पे लिखा हुआ है हमारा कंटिन्यू, तो ये जहां भी लिखा हुआ है उस थर्ड की स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। ठीक है, इट अलाउज यू टू बाईपास द रिमेनिंग कोड इन द करंट इटरेशन। जो करंट इटरेशन है, यानी थर्ड पे अगर कंटिन्यू लिखा हुआ है तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको स्किप करेगा, और उससे आगे की व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट, उससे आगे के नेक्स्ट इटरेशंस को ये मूव कर देगा, मतलब वहां चला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे ये चला जाएगा। इटरेशन क्या होती है कि भी जिस भी टर्न पे हम आए हुए हैं, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h इंट में हमने लूप चलाया 1 से लेके 5 तक। अगर आई में 3 आ जाता है, यानी तीसरी बार में, थर्ड बार में क्या होगा, कंटिन्यू कर दिया हमने। कंटिन्यू करते ही क्या हुआ कि जो थर्ड बार में जो जैसे ही हमारा i3 होता है तो ये इसको स्किप करेगा। ठीक है, और प्रिंट होता चल रहा है, पहली बार में हमारा प्रिंट हो रहा है 1, दूसरी बार में 2, थर्ड बार में ये जो है कंटिन्यू इसको स्किप करेगा, मतलब इससे आगे की स्टेटमेंट को स्किप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा, यानी 4 को पकड़ेगा। यानी थर्ड पे जो आगे की स्टेटमेंट्स हैं वो सब जो है ये स्किप कर देगा। ठीक है, और फिर से 4 पे आएगा, 4 पे आने के बाद जो है ये 4 को प्रिंट करेगा एंड देन 5 को प्रिंट करेगा। 3 इसने स्किप कर दिया, यानी जिस भी इटरेशन पर जो है कंटिन्यू लिखा हुआ है उसकी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, और फिर नेक्स्ट इटरेशन से आपका काम जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्किप कराने के लिए होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग क्या होती है, बग्स को एरर फ्री, बग्स को रिमूव करना। बग्स मतलब एरर्स, यानी एरर फ्री हमारे प्रोग्राम को करना, एरर्स को रिमूव करना, दैट इज डिबगिंग। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड फिक्सिंग एरर्स और इश्यूज इन ए प्रोग्राम। यानी उस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर्स हैं उनको चेक करना और उनको रिमूव करना,
टू एंश्योर इट रन्स करेक्टली, और ये एंश्योर करना कि हमारा प्रोग्राम अब करेक्ट है एंड एज इंटेंडेड, जैसा हमें जो हमारा गोल था उस प्रोग्राम के लिए, वैसा ही हमारे प्रोग्राम का चलना, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग, यानी प्रोग्राम का एरर फ्री होना। नेक्स्ट इज व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये नेम्स होते हैं वेरिएबल के, कांस्टेंट के, फंक्शन के, एरेज के, जो भी नेम्स यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं, यानी यूजर जो भी नेम देता है, जैसे वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शंस को या एरेज को। जैसे इंट टाइप के ए, वेरिएबल को मैंने ये जो नेम दिया दैट इज ए, ये यूजर डिफाइंड नेम्स है, ठीक है। तो वो नेम जो यूजर देता है दैट इज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं विच हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग्स। तो वो रिजर्व वर्ड्स जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग्स होता है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। इनको यूज एक प्रोग्रामर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता, यानी प्रोग्रामर इनको रीडिफाइन नहीं कर सकता है। इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ होता है, उसी तरीके से इनको यूज किया जाता है। ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। तो हमारे सी के अंदर जो 32 कीवर्ड्स होते हैं वो सारे लोअर केस में ही लिखे गए हैं, उनको उनका मीनिंग रिजर्व होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज करेक्टर सेट। तो करेक्टर सेट क्या होता है? तो ए करेक्टर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स दैट ए कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड यूज। तो करेक्टर सेट होता है करेक्टर्स का कलेक्शन, जो कि किसी भी लैंग्वेज में उसको उस लैंग्वेज को समझाने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी अपनी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें होते हैं लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। हर एक लैंग्वेज का अपना करेक्टर सेट होता है। तो कंप्यूटर जो कि समझ पाता है करेक्टर सेट, जो कि जिसके अंदर लेटर्स होते हैं ए से जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, डिजिट्स होते हैं 0 to 9 कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए, एंड स्पेशल सिंबल्स होते हैं इसके अंदर। स्पेशल सिंबल्स में आपके सभी सिंबल्स आते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हैश, परसेंट, ठीक है, ब्रैकेट्स, इस तरीके के ब्रैकेट्स, ये सब आते हैं इसमें। वाइट स्पेसेज होते हैं इसमें कंप्यूटर के करेक्टर सेट के अंदर। वाइट स्पेसेज में आते हैं ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरीज, ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरीज रिटर्न, न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं कंप्यूटर का करेक्टर सेट। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? जिससे डेटा की टाइप पता चले। जैसे हमने ये डेटा जो है कंप्यूटर को देना है, तो ये डेटा किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? ये जो 10 है, ये हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, और इस वेरिएबल की हमें टाइप बतानी पड़ेगी। ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है? इंट टाइप की, क्योंकि इसको इंटीजर वैल्यू के लिए हमने रखना है, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होता है? जो टाइप ऑफ डेटा को असाइन किया जाता है, टाइप ऑफ दैट डेटा बताने के लिए, ठीक है। एक वेरिएबल को असाइन किया जाता है, तो हम किस टाइप का वेरिएबल वैल्यू असाइन कर रहे हैं? जैसे हमने ये करेक्टर टाइप का वैल्यू असाइन करना है, ठीक है। तो ये कैर वैल्यू, ये डेटा क्या है? करेक्टर है, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये कैर टाइप का एक वेरिएबल, जैसे कैर टाइप का एक वेरिएबल जो कि कुछ भी हो सकता है, लाइक ए बी, इसको ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है कैर टाइप की वैल्यू को, ठीक है। तो जिस टाइप की हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं उस टाइप को हमें बताना होता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो दैट इज डेटा टाइप। कैसा डेटा हम यूज कर रहे हैं, उस डेटा का टाइप समझाना कंप्यूटर को, ठीक है। डेटा टाइप डिफाइंस द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। एक वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा असाइन टू ए वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को हम किस टाइप के डेटा असाइन कर रहे हैं, दैट इज डेटा टाइप, ठीक है। तो जिस
टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यूज वो होल्ड कर सकता है, जैसे इंट टाइप का, कैर टाइप का, फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो a है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, लाइक 10.4, कैर टाइप की वैल्यू लाइक करेक्टर वैल्यू, इन टाइप की वैल्यू लाइक दिस। तो जैसा डेटा टाइप हम देंगे वैसे ही वो वैल्यू होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन, इसके अंदर ऐसे कुछ भी कोड लिखा हुआ है, वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है ये फंक्शन के थ्रू। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है, अगर ये यूजर डिफाइन कर रहा है तो इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इट अलाउज यू टू रीयूज कोड, ऑर्गेनाइज योर लॉजिक, मेक योर प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड मैनेजेबल। जब इस तरीके से फंक्शन बनाता है यूजर, तो इससे प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, और इस कोड को बार बार रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर वो होते हैं जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहे होते हैं, दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को। सपोज एक वेरिएबल है a जिसके पास है वैल्यू 10 और ये है उसका एड्रेस 50। तो ये एड्रेस को जो होल्ड कर रहे हैं, सपोज इस एड्रेस को ये होल्ड कर रहा है, तो इस एड्रेस को होल्ड करने वाले जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। ठीक है, सपोज ये है, तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है? यहाँ पे एड्रेस होल्ड कर रहा है और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, that is called pointer. They provide a powerful way to manipulate memory directly. इससे memory को directly manipulate किया जा सकता है, memory इस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है, मेकिंग देम इफेक्टिव फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और इससे डायनामिक मेमोरी अलोकेट की जा सकती है। ठीक है, डायनामिक मतलब अलग अलग जो मेमोरी होती है वो उन सबको हम जो है मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली with the help of pointer। और it is efficient data structure and system level programming। सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग जब करनी हो, यानी मेमोरी से कंसर्न अगर प्रोग्रामिंग करनी है, तो पॉइंटर्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर एरेज। लास्ट क्वेश्चन है, एरेज इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स। अगर आपको जैसे इंट टाइप के आपने एक वेरिएबल ले लिया, दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिए, अगर आपको इंट टाइप के इसी तरीके से 10 वेरिएबल्स लेने हैं या 100 वेरिएबल्स लेने हैं, तो वहाँ पे आप बार बार इनको लिखने के बजाय आप जो है इस तरीके से 100 वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये होता है एरे, और इसमें फर्स्ट एलिमेंट को A0 से डिनोट किया जाता है और लास्ट एलिमेंट को A99 यानी n-1 से, 0 से लेके n-1 तक इसके एलिमेंट्स होते हैं। Array is a collection of items of same data type, same data type के जो एलिमेंट्स हैं स्टोर्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ये डेटा जो है स्टोर होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस मेमोरी पे आपका 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपके डेटा स्टोर होते हैं अरेज के। Arrays allow efficient access to elements through indexing, making them an essential concept in programming। प्रोग्रामिंग का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। इससे जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, बहुत सारा जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज अच्छे से किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, वहाँ भी आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो अच्छे लगे हो लेक्चर्स जरूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और होप फॉर बेस्ट ऑफ योर एग्जाम, जरूर से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।